अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट 40 मिनट्स आज की ऑनलाइन क्लास का। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, क्लास के स्टूडेंट्स को कॉल कर लूँ। उनको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए। जी क्लास बस अभी शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको एडमिट करना शुरू कर रहा हूँ। जी क्लास बस हम शुरू कर रहे हैं। चंद मिनट और वेट कीजिएगा, हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें। आज हम चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे। कुछ ये एडवांस टॉपिक्स हैं हमारे पास। स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करने के लिए वो कैसे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, अभी आप देखिएगा। और ये वही डेली लाइफ की कुछ बातें हैं जो हम आमतौर पर देखते रहते हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास आज कुछ फर्दर डिस्कशन होगी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम इकोनॉमिक्स में किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। क्योंकि क्लास मेरे ख्याल से हमारे स्टूडेंट्स अराउंड 11 हमारे पास आ चुके हैं। और अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। जी गुड, आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस चैट में मार्क करना शुरू कर दी है। गुड, वेरी गुड। अजहर अली ठीक लिख दिया। हसीब महमूद हसीब महमूद, आपने जो लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर और कंप्लीट नेम, ये बिल्कुल ठीक है। अजहर अली, आपको ये इंग्लिश में जो वर्ड लिखे हुए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम सेव कीजिए। जैसे हसीब महमूद ने लिखा है, कंप्लीट नेम लिखना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल्कुल इतना काफ़ी है। बाकी चीज़ें डिटेल में मत जाया कीजिए, टाइम सेव किया करें, क्योंकि हमें बार बार सेशंस कंटिन्यू करने हैं। और तज़ीन, आपने भी ठीक लिखा है, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे कि ये एक ही लाइन में लिखा करें, 2 लाइन से मत लिखा करें प्लीज़। और ये जो आपने लिखा है इस वक्त हसन खान अमीर, आपका ये इनकम्प्लीट है। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ और आप इसको कंप्लीट कीजिए। दोबारा एंटर होइएगा, आपको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। हसन खान, जी गुलाम फातिमा ठीक है। फुरकान रशीद, हसन खान को रिमूव कर दिया गया है। इसी तरह से और स्टूडेंट्स प्लीज़ अपना कंप्लीट नेम और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जैसे आपके पास लिखा हुआ होता है उसको आप लिखा करें। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि गुलाम फातिमा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का फॉर्मेट, और आप स्क्रॉल करके देखिए तज़ीन मोहम्मद इकबाल का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट आपका इनकम्प्लीट है। चेक कीजिए। आई एम रिमूविंग यू। गुलाम फातिमा प्लीज़। गुलाम फातिमा, यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जब आपने यहाँ पर एंट्रेंस लेनी है तो उस वक्त भी आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर वो नहीं है तो वो भी गलत है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास पूरा सही लिखा हुआ था, मैंने चेक कर लिया, और आपने यहाँ पर भी अपना सही कर दिया है, फिर ठीक है। ठीक है, राइट।
आप बाकी लोग बात समझ गए हैं और प्लीज़ इन बातों को फॉलो कर लिया करें। आसान सी बातें होती हैं और आप सभी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, मैच्योर स्टूडेंट्स हैं। आपको एक हल्की सी बात बता दी जाए तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाती है और आप उस पर अमल भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे बार बार बताना पड़ता है किसी एक आध स्टूडेंट के लिए, बाकी सभी सही काम कर रहे होते हैं, किसी एक आध को सिर्फ बताना पड़ता है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। क्लास आज हमारा टॉपिक है मैं ज़रा रुक रहा हूँ इसलिए कि कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिट हो रहे हैं। ओके राइट, होते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। प्लस आज हमारा टॉपिक है एडवांस्ड टॉपिक्स इन बिजनेस स्ट्रेटजी। हम बिजनेस की जब बात कर रहे हैं और हमारा कोर्स का नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसका मतलब बिजनेस के अंदर, बिजनेस में इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। और जब हम उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम अपनी बिजनेस की, या इनफैक्ट असल में हम अगर अपने कोर्स से रिलेटेड बात करें तो हम इकोनॉमिक्स की मैनेजमेंट करते हैं और इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हम आमतौर पर जब बिजनेस करते हैं तो हम उसमें ये पर्टिकुलर बात नहीं करते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजीज प्रिपेयर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम अल्टीमेटली ये कहते हैं कि हमारी बिजनेस की स्ट्रेटजीज ये हैं, क्योंकि हम ये सिचुएशन देख रहे हैं, इसके वजह से हमने अपनी स्ट्रेटजीज को इस तरह से सिलेक्ट किया या उनको हमने मोल्ड कर दिया। तो इसी तरह से जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसमें बिजनेस है, जिसमें इनफैक्ट हमारे पास बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। आपको बताऊं क्लास के, जैसे आपने शुरू के सेमेस्टर्स में मैथ्स पढ़ा था, मैथ्स के भी आपके पास मेरे ख्याल से 2 कोर्सेज थे जिसमें आपने बहुत दफ़ा डिफरेंट नाम होते हैं, कभी मैथ्स 1 मैथ्स 2 कह दिया जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कभी बेसिक मैथ्स और बिजनेस मैथ्स कह दिया जाता है, या कभी कुछ और नाम भी दे दिए जाते हैं। मतलब उनके 2 लेवल्स होते हैं, कुछ एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ दूसरे सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। वहाँ पे देखा था कि आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस होती हैं या पैराबोला, मतलब सेकंड डिग्री इक्वेशंस हुआ करती थी। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, इस बात को दोबारा बता रहा हूँ आज। अब हम वहाँ पर कुछ इक्वेशंस को लेकर उसमें वैल्यूज पुट करते रहते थे और हमारे पास आंसर्स आते रहते थे और हम उसके बेस पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया करते थे। अगर हम स्टैट्स की बात करें मैथ्स के अलावा, तो हमारे पास वहाँ पर एक्स कॉलम और फ्रीक्वेंसी का एफ कॉलम हुआ करता था। या हमारे पास अगर आपको एक टॉपिक याद हो कॉरिलेशन, तो वहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हुआ करते थे और हम उनके इन बिटवीन कॉरिलेशन चेक किया करते थे। जैसे हम यहाँ पर अपने पास कुछ क्वांटिटी और प्राइस की बहुत सी बातें करते रहते हैं, सप्लाई और डिमांड की बातें करते रहते हैं, तो इसी तरह हमारे पास 2 वेरिएबल्स की हम कुछ कॉरिलेशन को फाइंड किया करते थे। सारी बातों को बताने का मतलब सिर्फ ये है कि सबसे पहले हमें मार्केट से डेटा मिलता है, डेटा स्टैटिस्टिकली अरेंज किया जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा बन जाता है। फिर वहाँ से हम उस डेटा पर बेस करते हुए कुछ इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। फिर इक्वेशंस में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ग्राफ मिल जाते हैं और फिर हम ग्राफ से इकोनॉमिक्स में एनालाइज करते हैं। हमारे पास जितने भी ग्राफ्स इकोनॉमिक्स में आते हैं, जो हम आज भी पढ़ेंगे कुछ, ये सब हमारे पास आ कहाँ से रहे हैं। ये हम जनरली बस ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू हमारे पास इस तरह से आ रहा होगा, डिमांड कर्व ऐसे होगा। वो इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि आमतौर पर या सभी केसेस में देखा जाता है कि ये इस तरह से होता है, तो फिर हम उसको कुछ उसी तरह के कर्व पर ड्रॉ करके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोर्स में उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं और हम पढ़ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली जब डिसीजन मेकिंग की जाती है तो इन कॉन्सेप्ट्स को तो माइंड में रखा जाता है कि कौन सी लाइन या कौन सा कर्व कैसे होगा, फिर दूसरा कर्व कैसे आएगा, कहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, हमें क्या क्वांटिटी मिलेगी, क्या प्राइस मिलेगी, हमें उनको कैसे एडजस्ट करना है या सेट करना है या सिलेक्ट करना है, अपनी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करनी है। तो ये सब चीज़ें उस पर बेस करते हुए बन रही होती हैं। मतलब पहले मार्केट से डेटा में मिलता है, डेटा लेने के लिए हमारे पास फिर या तो क्वेश्चन होते हैं या हम इंटरव्यूज़ करते हैं या बहुत सी जगहों से हम डेटा की और कलेक्शन करवाते हैं। कलेक्शन करने के बाद डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, फिर मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किए जाते हैं और फिर इकोनॉमिक्स के रूल्स और टेक्निक्स अप्लाई की जाती है। तो अल्टीमेटली आते आते यहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से बिजनेस स्ट्रेटजीज प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें कंबाइन होकर हम यहाँ तक पहुँचे होते हैं।
तो हम अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजीज को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एक क्यूमुलेटिव पिक्चर नज़र आ गई होगी कि इसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं। बहरहाल अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आप ये चीज़ें पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं, तो इन तमाम कोर्सेज का आपस में लिंक होना, पता चलना कि कौन सी बात कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, किस तरह से उसको देखा जा रहा है, तो अगर आपको समझ में आता चला जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। मैं एडमिट कर लूँ, हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ हैं, और क्लास आप जिनके फ्रेंड कैसर इकबाल हों, पिछली शायद क्लास में भी कुछ इनके साथ इशू था, इनको शायद समझ में नहीं आता ये हमारी क्लास के हैं या शायद क्लास के ही नहीं हैं। तो आप देख लीजिए कि जो इनको जानते हो वो इनको बता दें कि इनका नाम के आगे रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं इनको एडमिट नहीं कर सकता हूँ। कैसर इकबाल इनका नाम। ओके, हामिद, आप यहाँ पे एडमिट हो चुके हैं, मुझे चैट में बताइए आपका कंप्लीट नेम हामिद है? मैंने शायद आपसे पिछली दफ़ा भी पूछा था, आप मुझे बता दें आपका नाम सिर्फ हामिद है, आपका कंप्लीट नेम क्या है? हामिद, आपका कंप्लीट नेम क्या है? मुझे चैट में लिख के बताइएगा। हामिद, आई एम टॉकिंग टू यू। हामिद, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जी हामिद, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आपको सिर्फ यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम लिख के बताना है। ओके हामिद, आपका कंप्लीट नेम है सिर्फ हामिद। ओके ठीक है, ये आपने भेज दिया और आपका ये चैट में मेरे पास रिकॉर्ड भी आ गया, मैं बात उसको चेक कर लूँगा। अगर आपने कहा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, नहीं तो फिर आपके अटेंडेंस का इशू आ जाएगा। ठीक है, आपने कह दिया तो ठीक है, मैंने मान लिया, उसके बाद में मैं चेक कर लूँगा। राइट, ओके क्लास, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एडवांस टॉपिक्स इन बिजनेस स्ट्रेटजी, इसमें हम कुछ पढ़ते हैं, और इसमें हमारे पास ये जो शुरू में कुछ लिखा हुआ होता है, ये हमारे पास केस स्टडी होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बात की जा रही है कि यहाँ पर कोई एक होटल है और वो कुछ होम कस्टमर्स को कुछ प्रोडक्ट्स सप्लाई करता था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेक्स, तो वो स्टेक डाइनर्स के नाम से था, मतलब स्टेक्स प्रोवाइड करता था। आपको पता है स्टेक एक खाने की गोश्त की टाइप होती है, कुक की जाती है और फिर उसको सर्व किया जाता है। तो बहुत से लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, और कई दफ़ा तो सिर्फ लोग इसी को सिर्फ खाने के लिए जाते हैं बहुत सी रेस्टोरेंट्स में और बहुत से और जगहों पर। तो इस केस स्टडी में ये बताया गया कि किस तरह से ये एक कंपनी थी जो मौजूद थी, फिर वहाँ पर कुछ बिजनेस शुरू होने जा रहा था, और फिर एक बहुत बड़ा ब्रांड था मॉर्टन के नाम से, वो भी वहाँ पर स्पेकुलेशन थी कि वो वहाँ पर आ जाएगा, अपनी एक ब्रांच ओपन कर लेगा। तो ये जो कंपनी थी टॉम जैक्सन की ना, कि वो किस तरह से उसको आने से रोक सकती है, या इसके लिए भी तो एक थ्रेट है ना एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, कि जब दूसरी कंपनी आ जाएगी तो उसको भी बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे, उसकी प्रोडक्ट्स को खाएंगे, तो इस तरह से फिर इसके तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये कोशिश ये करेगा कि एग्जिस्टिंग कंपनी ये कोशिश करेगी कि वो नई कंपनी को आने से किसी तरह से रोके, या अगर वो नहीं रुक सकती है तो फिर उसको अपनी कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो मार्केट में फिर भी सर्वाइव कर सके। तो हमने चैप्टर नंबर 10 मेरे ख्याल से था, जहाँ पे हमने गेम थ्योरी को डिस्कस किया था, आपको याद होगा। और गेम थ्योरी में हमारे पास एक टेबुलर फॉर्मेट की हमने कुछ बात की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर दो फर्म्स हैं तो फर्म 1 किस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करेगी, फर्म 2 किस तरह से स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करेगी, दोनों अपने अपने तरीके से किस तरह से सोचेंगे कि मार्केट में कैसे आना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए है। फिर आपको याद होगा वहाँ पर एक और तरह की भी हमने बात की थी, वो ये था कि एक वन टाइम की बात थी और एक रिपीटेड की बात हो रही थी। कई दफ़ा गेम थ्योरी में ऐसा होता है कि बस एक दफ़ा डिसीजन लिया जाता है और उस डिसीजन पर स्टिक हो जाते हैं, उस पर काम चलता चला जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि रिपीटेड डिसीजंस होते हैं,
कंपनी 1 ने कुछ कहा तो कंपनी 2 ने कुछ कह दिया, फिर कंपनी 1 ने कुछ कहा तो फिर कंपनी 2 ने कुछ कह दिया, फिर कंपनी 2 ने कुछ कहा तो कंपनी 1 ने कुछ कर दिया। तो वो आपस में उनकी टुक 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 चलती रहती है और वो उस पर काम करते रहते हैं। तो ये रिपीटेड स्ट्रेटजीज होती हैं जो अप्लाई हो रही होती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही दफ़ा पे काम किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट बात होती है जिसको यहाँ पर आमतौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्लास, तो ये इसको आप खुद पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और आपको ये सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है, समझ में आ जाएगी। और प्लस आपको बताऊं कि जब कहीं आपके पास कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाता है तो आप सभी के पास स्मार्टफोन्स मौजूद होते हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन्स में इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, तो आप किसी भी वर्ड का मीनिंग तो इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वक्त गूगल ऐप पर जाएं और वहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आएगा वहाँ पर कि एक सॉफ्टवेयर है डिक्शनरी के नाम से, डिक्शनरीज के कैटेगरी में एक सॉफ्टवेयर होगा वर्ड वेब के नाम से। बहुत सारी डिक्शनरीज होती हैं, एक का नाम है वर्ड वेब। वैसे तो मतलब ये नहीं होता कि हम सभी चीज़ों को देख रहे होते हैं फिर जाके इवेल्यूएट करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कम अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने एक दफ़ा देखा तो मुझे नज़र आया कि ये एक बेहतर है। अगर आपको कोई और बेहतर नज़र आए तो आप वो भी अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप तो अपनी स्टडीज़ में हैं, पढ़ ही रहे होते हैं। तो आपको जब लगातार बहुत सारे कोर्सेज पढ़ने हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, तो आप बहुत जल्दी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपके फ़ायदे की बात। ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो कभी कर लीजिएगा। बस हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या कुछ अवेलेबल है। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और अब हमारे पास यहाँ पर ये टेबल आ गया। ठीक है, जो आपको मैं गेम थ्योरी का बता रहा था, इसमें टॉम और मॉर्टन्स, ये वो ब्रांड था जो नया आ रहा था। और टॉम, इसका पूरा नाम तो मैं बार बार नहीं ले रहा, ये टॉम जैक्सन इसका पूरा नाम था, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सिर्फ बात कर रहे थे कि टॉम की कंपनी जो थी वो पहले से मौजूद थी और मॉर्टन्स बाद में आ रहा था। तो उस एरिया में जहाँ पर ये टॉम मौजूद था वहाँ पर जो भी टाउन था, ये जो भी चीज़ थी, वहाँ पर ये हाउस होल्ड के लिए स्टेक्स प्रोवाइड करता था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई एक नया बड़ा बिजनेस भी शुरू होने जा रहा था, जैसे कि फैक्ट्री होती है या इंडस्ट्री होती है। तो उसकी वजह से जब वहाँ पर बहुत से एम्प्लॉयज़ और बहुत से और वर्कर्स होते और पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ जाती, खाने वालों के लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती, तो वहाँ पर फिर बिजनेस क्लास भी शुरू हो जाती, तो बिजनेस के लिए भी प्रोवाइड करना शुरू हो जाता। तो उसके लिए फिर मॉर्टन क्योंकि इन चीज़ों में एक्सपर्टीज रखता था कि वो बिजनेस क्लास को भी बहुत बेहतर तरीके से सर्व करता, और उसमें ऊपर लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, उसके बहुत सारे ब्रांचेस थी वहाँ पर। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, यहाँ लिखा हुआ था कि उसकी यहाँ कहीं लिखा हुआ था कि इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस थी। अब स्केल नॉलेज स्टेक चेन करंटली वर्किंग। ठीक है, तो उसकी एक पूरी चेन थी जिससे वो काम कर रहा था। तो इस तरह से ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब क्लास हम गेम थ्योरी को पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं कि उसमें था क्या, कि हमारे पास जो टारगेटिंग मार्केट है उसमें बिजनेसेस हैं और हाउस होल्ड हैं। ठीक है, और अब अच्छा, ये बिजनेस और हाउस होल्ड का आप समझ गए होंगे। जैसे आप फूड पांडा को यहाँ पर देखते हैं, तो आपके भी रेजिडेंशियल एरिया में और कराची में बहुत से रेजिडेंशियल एरियाज में फूड पांडा को लोग घरों में भी बहुत मंगवाते हैं, और अपने ऑफिस में जब वो काम कर रहे होते हैं लंच आवर्स में या किसी भी वक्त ऑफिस में भी मंगवा रहे होते हैं। तो ये बिजनेस कस्टमर्स और हाउस होल्ड कस्टमर्स, ये दोनों कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेटली टॉम लेफ्ट पे लिखा हुआ है, मॉर्टन्स राइट पे लिखा, तो हमारे पास यहाँ हर चीज़ लेफ्ट या राइट के हिसाब से इसी तरह से एग्जिस्ट करेगी। अब ये मॉर्टन अभी आया नहीं है, लेकिन अगर ये आ जाता है तो बिजनेस क्लास में जब ये कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि टॉम को -$200 का नुकसान हो जाए और मॉर्टन को $50 का नुकसान हो जाए। अब प्लस यहाँ ये बात भी एग्जिस्ट करती है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी या छोटी है। जिसके अंदर सर्वाइविंग पावर ज़्यादा होती है तो वो नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद भी जिंदा रहती है और थोड़े अरसे के बाद फिर अपने प्रॉफिट की तरफ चली जाती है। और छोटी कंपनी जो होती है वो तो वहाँ से गायब भी हो जाएगी, इसलिए कि उसके पास सर्वाइविंग पावर ही नहीं है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, तो इसलिए उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि -$200 और -$50 का यहाँ पर अगर मॉर्टन आ जाता है तो बिजनेस में इतना नुकसान होगा। एक तो ये बात भी है कि बिजनेस में टॉम पहले से काम कर नहीं रहा, तो इसको अपनी मार्केट बनाने के लिए
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसको नुकसान होने का खतरा ज़्यादा है एज कम्पेरेटिव टू मॉर्टन, क्योंकि मॉर्टन पहले से एक ब्रांड है, चेन ऑफ उसकी पूरी चेन मौजूद है, जिसकी वजह से वो मार्केट में जल्दी आकर अपना नाम बता सकता है। अब आप सोचें कि जैसे मैकडोनल्ड है, KFC है, अगर ये किसी नए शहर में जाते हैं तो वहाँ जाकर इनको एडवर्टाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि हम KFC हैं, हम दुनिया की इतनी ब्रांचेस में हैं, पाकिस्तान की इतनी ब्रांचेस में हैं, हम अच्छे हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। उनका नाम वहाँ पहुँचेगा, लोग पहले से अवेयर होंगे और वहाँ पे उनका बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से मॉडर्न की एक चेन चल रही थी। अब ये अगर हाउस होल्ड में आते हैं तो टॉम ये समझता है कि अगर हाउस होल्ड में मॉडर्न आ जाता है तो वो मेरा बहुत सारा शेयर खा जाएगा, इसलिए कि वो एक बड़ा ब्रांड है, मैं भी बहुत मशहूर हूँ स्टेक्स में, लेकिन वो एक ब्रांड का नाम भी है, तो मेरे पास $50 रहेंगे और उसके पास $100 चले जाएंगे। फिर वो कहता है कि अगर ये एंटर ही ना हो और मैं बिजनेस को भी ऑक्यूपाई करूं, मॉर्टन एंटर ना हो मार्केट में और मैं बिजनेस को मैं ही सर्व करूं, तो कहता है कि मुझे $90 का फायदा होगा, और क्योंकि मॉर्टन एंटर नहीं हो रहा होगा तो उसको $0 रहेगा, उसके पास तो कोई डॉलर जाएगा ही नहीं है। तो इसी तरह से मेरा हाउस होल्ड जो है, इसमें मेरे पास $105 मिलेंगे, लेकिन मॉर्टन को कुछ नहीं मिलेंगे। तो ये डोंट एंटर, अगर वो एंटर नहीं होता तो ये सिचुएशन है कि मॉर्टन को कुछ नहीं मिलेगा और टॉम को ये कुछ मिलेगा। इसी तरह से अगर मॉर्टन एंटर हो जाता है तो यहाँ पर उसका नुकसान कम है, उसका फायदा ज्यादा है, और आप ये देख रहे हैं कि टॉम का नुकसान ज्यादा है, उसका फायदा कम है। तो वो कहता है कि मैं फिर भी सर्वाइव कर लूंगा या नहीं करूंगा, वो तो उसका अपने डिसीजन मेकिंग की तरफ बात चली जाती है। ठीक है क्लास, आई होप आपको ये पूरी पुरानी वाली गेम थ्योरी की सारी बातें याद आ गई होंगी, हमने चैप्टर 10 में इसको पढ़ा था। बहरहाल इसको आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, इसकी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आपके अगले किसी टॉपिक में आ जाएगी, उसको हम वहाँ पे देख लेंगे कि इसमें क्या बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर इसकी गेम थ्योरी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस ये बात यहीं पर ख़त्म हो रही है। अब हम अगली बात की तरफ चल रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है, इसको भी थोड़ा पढ़ लिया करें। मैंने इसको मार्क इसलिए नहीं कर दिया यहाँ पर क्योंकि मार्क करने से फिर ये होता है कि वो शायद आप बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि वो कंपलसरी है। ये जो चीज़ें मैं कहता हूँ ना कि आप पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब होता है कि इसको पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपको सीक्वेंस में ऑथर ने जो बताया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो आपको मैं बता रहा हूँ उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल हम आगे चलते हैं क्लास। तो हमारे पास यहाँ पर अब एक बात शुरू हो रही है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बनाएंगे। तो पहला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है ये है लिमिट प्राइसिंग टू प्रिवेंट एंट्री। इमेजिन करें कि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं और आप बिजनेस की स्ट्रेटजीज के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और एक और कंपनी है जो वहाँ पर आपकी उस एरिया में जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है वो आना चाहती है। तो अब आप अपनी कैसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि वो कंपनी ना आए, क्योंकि अभी आपने ऊपर गेम थ्योरी जो हमने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को आपने देखा कि आने के बाद जो भी नया बिजनेस एंटर होगा वो आपका राइवल होगा, आपका कॉम्पिटिटर होगा, और डेफिनेटली मार्केट से वो भी अपना शेयर बनाएगा और उसको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो आप अगर मार्केट में सिर्फ आप ही थे और आपको तमाम प्रॉफिट मिलता था तो वो तो कम हो जाएगा। तो बस यही दौड़ चलती रहती है दुनिया में हर जगह पर। आपको मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि जितनी भी आप इस वक्त दुनिया में जंगें देख रहे हैं, चाहे वो मतलब किसी मुल्क की भी आप देख रहे हो, तो उसमें हम जब वॉर्स की बात करते हैं तो आजकल टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, उसमें कहा जाता है इकोनॉमिक वॉर्स, और हम यहाँ तो यही पढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसी एक कंपनी की किसी एक जगह पर, एक टाउन में या सिटी में। बात थोड़ी बड़ी कर लें, प्रोविंसेस में लेकर आ जाइए, कंट्री पर लेवल पे लेकर आ जाइए, कंट्रीज के इन बिटवीन बात कर लीजिए। तो यही बातें आ जाती है ना कि इंडिया कहता है मेरी भी मार्केट है यूरोप में, मेरा भी प्रोडक्ट्स जाती हैं, चाइना की भी जा रही हैं। अगर ये सीपैक की वजह से अपना रास्ता बहुत कम कर लेगा तो इसका तो एक्सपेंसिव बहुत कम हो जाएगा, इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर इसकी कॉस्ट कम होगी तो फिर ये तो मार्केट में बहुत जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा और मेरे पास तो ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, तो मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा और मेरी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन बातों की वजह से वो कहते हैं यार कि सी बैक बनने ही मत दो, वहाँ पे हालात ख़राब कर दो, ये करो। फिर ये डिफरेंट प्रॉक्सी वॉर्स और डिफरेंट टाइप की जो वॉर्स होती है वो फिर चलना शुरू हो जाती हैं। और आपको पता है कि दुनिया में फिर ये सारी बातें ऐसे काम करती हैं। वो कहते हैं कि यार हम अपनी कॉस्ट को मजीद कम कर नहीं सकते हैं, दूसरा बिजनेस में आ रहा है अपनी कॉस्ट कम करता चला जा रहा है, लोग हमसे कुछ खरीदेंगे नहीं हमारी हाई कॉस्ट की वजह से, तो उसको आना ही मत दो।
अब यहाँ पर फौरन हमारे माइंड में ये भी आता है कि ये तो इलीगल है। तो बिजनेस में बहुत सी बातें इलीगल होती हैं, अभी हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। कई चीज़ें इलीगल होती हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमें लीगल होती हैं, कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ जगह लॉज नहीं भी बने हुए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लीगल कभी कभी नहीं भी होती। अब दूसरी पार्टी जब उसको मतलब लीगल के एथिक्स की बात करती है कि भाई ये तो एथिकल सही नहीं है, तो कहते हैं मैं तो सही कर रहा हूँ, तो उसमें डिबेट ऐसी हो जाती है कि जो एंडलेस डिबेट की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें फिर नहीं पता चलता कि कौन सही है कौन गलत है, और जो गलत होता है वो भी कहता है मैं तो सही हूँ। तो इस तरह की बहुत सी बातें जो है ना वो चलती रहती हैं। फिर बहुत सी दफ़ा बहुत सी कंट्रीज में लॉज बन जाते हैं। अब लॉज में भी फ़र्क आ जाता है, भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर कि लॉज किसी एक कंट्री में इस तरह से हैं, किसी और कंट्री में उस तरह से हैं, तो वो भी फ़र्क हो जाते हैं। तो इसलिए बस जो जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि ये कंपनी पहले पाकिस्तान में नहीं थी, ये पाकिस्तान में एंटर हुई है, इसका कंट्री मैनेजर ये है। अब आप सोचें कि कंट्री मैनेजर की कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी। अगर पहले वो किसी और कंट्री में था, वहाँ किसी और तरह के लॉज थे, वहाँ की इकोनॉमी किसी और तरह से थी, इन्फ्लेशन का क्या रेट था, लोगों की बाइंग पावर क्या थी, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को वो इवेल्युएट करता है, फिर वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि टीम मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। तो सबसे ऊपर हमें नजर आता है टॉप मैनेजमेंट को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि उनका काम ही स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करना होता है, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो वो इसी तरह के काम करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि कंट्री मैनेजर की तरह के लोग शामिल होते हैं, तो यस हाँ उसी तरह के ही लोग उसमें शामिल होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। प्लस मुझे आप लोगों की अटेंडेंस कुछ कम नज़र आ रही है, आप देख लीजिएगा। अगर आप में से कोई एंटर हो चुके हैं और उन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो प्लीज़ उसको मार्क कर लीजिएगा। और मैं बार बार बता रहा होता हूँ कि आप अपनी अटेंडेंस को, अपने नाम को और आईडी को एक ही लाइन में लिखा करें, 2 लाइन में मत लिखा करें। जैसे अली मोहम्मद इकबाल आपने 2 लाइन में लिख दिया है, अभी कोई बात नहीं है। मैं बार बार बता रहा होता हूँ कि आप अगली दफ़ा जब नाम लिखेंगे तो उसको एक ही लाइन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इन बातों को ख्याल कर लिया करें। इसी तरह से कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जैसे राशिदा राशिद हुसैन, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रख लिया कीजिए, क्योंकि जब मैं इनकी मैनेजमेंट करता हूँ कुछ और जगह इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो फिर ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज़ें बन जाती हैं, इनको बार बार अरेंज करना पड़ता है। मोहम्मद फुरकान रशीद, इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो बहरहाल सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा कि जब आप चैट में लिखते हैं तो उसको एक ही लाइन में लिख दिया कीजिए। ओके क्लास, हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड बता दी क्लास के, आज हमारा टॉपिक क्या है कि हम किस तरह से बिजनेस स्ट्रेटेजीज को देखेंगे और हम उनमें अपने इस बात में अपनी प्राइसेस को लिमिट किस तरह से करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ टॉपिक शुरू हो रहा है लिमिट प्राइसिंग टू प्रिवेंट एंट्री। प्रिवेंट एंट्री का मतलब उस बिजनेस की एंट्री जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आकर अपना शेयर लेगा, अपना शेयर निकालेगा उसमें से, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनका ऑब्वियसली प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं। One of the unfortunate consequences of successful management is that it often leads to imitation or entry into the market by other firms. किसी भी अच्छी कंपनी का के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें 2 प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन सी होती हैं। एक तो इमिटेशन, कि उस कंपनी की जाली प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत आ जाती हैं, और दूसरी ये कि उसके कंपटीटर्स भी मार्केट में आ जाते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें, या तो दोनों चीज़ें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं या उनमें से कोई ना कोई एक एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। मतलब उस अच्छे प्रोडक्ट की कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, आपको पता ही 2 3 4 का मतलब है कि एक एग्जैक्ट कॉपी होती है, फिर उससे इंफीरियर होती है, एक उससे इंफीरियर होती है, एक बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर होती है। तो इस तरह से ये कई कई इमिटेशंस आना शुरू हो जाती हैं। ये इमिटेशन का क्लास आपको वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। जैसे आमतौर पर ये कहते हैं ना कि इमिटेशन ज्वेलरी, जो हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी नज़र आती है, तो वो इमिटेशन ज्वेलरी कहा जाता है ना उसको। अच्छा चलें, भारत आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है ऑफ कोर्स एंट्री बाय कंपैटिटर्स एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स। मैं आपको बता चुका हूं कि वो बहुत खतरनाक हद तक एग्जिस्टिंग फर्म्स के प्रॉफिट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको प्लस बताऊं कि आपने शायद बहुत साल पहले बचपन में कभी देखा होगा कि एक आइसक्रीम कंपनी होती थी, उसका नाम होता था पोल्का। खत्म हो गई, अब नजर ही नहीं आती है। जब ये वॉल्स मार्केट में आई थी कई साल पहले, तो वॉल्स ने आकर इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। हालांकि पोल्का भी बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन उसने इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया कि पोल्का को खरीद लिया
मतलब जब पोल्का ने देखा यार कि हम इतना जब काम कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी हुई हुई है और हमें जो प्रॉफिट पहले मिल रहा था अब उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, तो हमें कोई और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर हम यहाँ से पैसा निकालें तो किसी और जगह जा सकते हैं। इसी तरह से बॉल्स ने भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जो अभी हम पढ़ेंगे आगे चलकर, कि पोल्का सर्वाइव ना कर पाए और हमें अपनी बिजनेस को बेचे और चला जाए। तो उन्होंने शुरू शुरू में तो पोल्का और बॉल्स को दोनों प्रोडक्ट्स को चलाना शुरू किया उसी तरह के नामों से। और फिर तो जब उन्होंने दोनों को चलाना शुरू किया, कुछ अर्से के बाद उन्होंने पोल्का के ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि ये तो बॉल्स का ही ब्रांड है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसको पोल्का को खत्म ही कर दिया, 6 महीने साल 2 साल के अंदर ऐसे काम कर लिए। तो इस तरह से होता है कि बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को एंटर होने के बाद खत्म कर देती हैं, बहुत सी दफा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे मुहावरतन कहा जाता है ना कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खा जाती हैं, तो जो बड़े बिजनेस होते हैं वो छोटे बिजनेस को खा जाते हैं। ओके क्लास। तो इसके बाद लिखा हुआ है, faced with the threat of entry, a manager might consider a strategy like limit pricing. अब ये जो जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी कि कोई और कंपैटिटर मार्केट में एंटर होने जा रहा है, तो एग्जिस्टिंग कंपनी का मैनेजर जैसे मैंने कहा कि आप इमेजिन करें कि आप उस कंपनी के मैनेजर हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि आप अपनी प्राइसेस को लिमिट करें। लिमिट का मतलब होता है थोड़ा सा एडजस्ट करें। अभी हम देखेंगे लिमिट का क्या मीनिंग है। लिमिट प्राइसिंग चार्जेस द बिजनेस एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कंपैटिटर्स। तो जब हम अपनी प्राइस को थोड़ा कम करेंगे, लिमिट करेंगे, तो जैसे यार कभी आप लोग भी बात करते हैं ना कि कोई आपसे कोई दोस्त है वो थोड़ा सा उसको गुस्सा आ रहा है, नाराज हो रहा है, तो आप कहते हैं यार अपनी लिमिट में रहो, मतलब अपनी बात को कम करो, गुस्से में नहीं आओ। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो प्राइसेस हाई, जब एक कंपनी मार्केट में है तो वो तो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में होगी ना, तो एक कंपैटिटर आ जाएगा तो वो ड्यूपली, मोनोपोली के बजाय ड्यूपली हो जाएगा। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ड्यूपली का मतलब दो कंपनीज, तो इसका मतलब मार्केट में अगर 100 रुपए का बिजनेस आ रहा था तो 50 एक का हो जाएगा, 50 एक का हो जाएगा तकरीबन तकरीबन। तो जो 100 का बिजनेस किसी एक के पास जा रहा था वो तो गया ही नहीं, वो तो आधा आधा हो गया। अगर तीसरी कंपनी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, पांचवी आ जाएगी, तो अगर 100 को आप 5 से डिवाइड करें, इसका मतलब तकरीबन 20-20 प्रॉफिट आना शुरू हो गया। जहां किसी कंपनी को 100 प्रॉफिट मिल रहा था उसको सिर्फ 20 मिल रहा है, तो उसको तो गुस्सा आएगा। तो वो चाहेगा कि मैं अपनी कंपनी की मुनाफी को बरकरार रखूं। उसके लिए अब वो अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा कम करेगा ताकि कंपैटिटर मार्केट में जो देख रहा है यार कि यहाँ तो बड़ा प्रॉफिट है, यहाँ तो जाना चाहिए है, तो वो सोचेगा कि प्रॉफिट नहीं है, मैं अपनी कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाए कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने अगले पैराग्राफ में जा रहे हैं। राइट, आगे लिखा है मोर फॉर्मली, लिमिट प्राइसिंग अकर्स व्हेन अ मोनोपोलिस्टिक, जैसे आपको मैं बता रहा था मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन जहाँ पे एक ही सेलर होता है और अदर फर्म्स विथ मार्केट पावर, या अगर वहाँ पर और भी कंपनीज है लेकिन वो जाइंट है मार्केट पावर के साथ, prices below the monopoly price to prevent other firms from entering a market। तो वो क्या करती है, अपनी जब वो देखती है ना, उनको पता चलता है कि कोई कंपनी मार्केट में आने वाली है, और क्यों आने वाली है, सोचे वो कंपनी देख रही है कि आपका बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है यार, इनका तो बिजनेस चलना शुरू हो गया, बहुत प्रॉफिट है। और फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी कंपनी हूँ और आपकी कंपनी वहाँ पर मौजूद है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कि इनके पास तो बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, इतना बड़ी मार्केट है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं क्यों ना खोल लूँ उसके बारे में। आपका आपकी तरह का एक बिजनेस यहाँ पर, लेकिन आप कहेंगे कि सर की तरह का बिजनेस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये तो मेरे कंपैटिटर बन जाएंगे, इनको भी प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, इनको तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास अभी हम देखते हैं कि हमें मार्केट में नजर आता है फूड पांडा, अभी हम एग्जाम्पल ले भी रहे हैं। अब फूड पांडा जो है वो बहुत अर्न कर रहे हैं, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ी टीम बन गई है, उन्होंने और भी सर्विसेज शुरू कर दी हैं, उन्होंने फूड मार्ट भी शुरू कर दिया है, फूड पांडा मार्ट आपको पता होगा। इसी तरह से उन्होंने अपना बिजनेस बहुत ग्रो कर लिया और बैठे बैठे कमा रहे हैं, जैसे कि उबर और करीम और इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज ने भी शुरू किया हुआ था। अब एक इंसान सोचता है मैं कंपेटिटिव हूँ, मैं सोचता है कि मैं भी जाकर एक बहुत बड़ी सी जबरदस्त ऐप पहले बना लूँ, फिर मैं एक टीम बना लूँ और फूड पांडा की तरह की कंपटीशन में एक अपनी भी टीम लॉन्च कर दूँ। तो फूड पांडा क्या सोचेगा, वो सोचेगा यार कि मैं अपनी स्ट्रेटेजीज को बेहतर करूँ,
ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाऊं कि ये जो कंपैटिटर मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है ये मार्केट में आए ही नहीं, इसको जो ये वो कहते हैं ना महाभारत में कि ये इसको हरा हरा नजर आ रहा है, जैसे जानवर होते हैं ना हरा हरा नजर आता है तो वो उस हरे की तरफ चले जाते हैं। जैसे इंसान भी, बड़े बड़े शहर या छोटे शहर भी कहाँ आबाद हुए दुनिया में, जहाँ दरिया थे, दरियाओं के पास क्योंकि पानी भी होता है वहाँ पर घास और दरख्त और ग्रीनरी होती है, तो इसलिए वहाँ पर आबादी बढ़ना शुरू हो गई। तो जितने भी शहर ज्यादातर आबाद हुए वो शहरों के नजदीक आकर आबाद हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब बातें ऐसी होती चली जाती है। इसी तरह से महाभारत में इस बात में कहा जाता है कि देखो हरा हरा नजर आ रहा है, तो वो जो हरा हरा जब किसी को कंपनी को नजर आ रहा होता है तो आपकी कंपनी को पहले से इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए मार्केट में, ये नहीं कि इंसान बस अपने फोल में बंद है, बस अपनी कंपनी को चला रहा है, दुनिया में कॉम्पिटिटर्स कब आ सकते हैं, कब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज कैसे चेंज कर रही है, क्या वो ऐसी पॉलिसीज चेंज करने जा रहे हैं जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स को सहूलत मिलेगी और वो मार्केट में जल्दी आ सकेंगे। अगर वो आना शुरू कर देंगे तो फिर हमें क्या करना है, तो आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। तो एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो मार्केट में चारों तरफ देखता है कि और बिजनेसेस में क्या हो रहा है, कहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, कम अच्छी हैं, मेरे बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर किसी और बिजनेस में कम अपॉर्चुनिटीज हैं तो क्या मेरे बिजनेस की ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज को देखकर वो बिजनेसमैन जो किसी और बिजनेस में है वो मेरे पास आ जाएंगे और मेरा शेयर खाना शुरू कर देंगे मार्केट से, नहीं उनको आने मत दो। तो ऐसी बहुत सी बातें जो होती है ना ये इसमें आती चली जाती है। चले हम पढ़ते हैं, आपको पता चलता है इसमें थियोरेटिकल बेसिस फॉर लिमिटिंग प्राइसिंग। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ थियोरेटिकल बेसिस हैं, इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें, यहाँ पर आपको ना कुछ ये जो थियोरेटिकल बेसिस लिखी होती है ना, ये सारी आपकी इस डायग्राम को स्टडी करने के लिए ये पाई पावर एम या एम सी डी एम ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको ये बात पता चलना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पर इन चीज़ों का क्या क्या मतलब है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं द डिमांड कर्व फॉर द मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट इज डीएम, डिमांड फॉर मोनोपोलिस्टिक डीएम लिख दिया। ठीक है, तो अगर इसको मैं मार्क यहाँ से कर दूँ तो आपके पास ये चीज़ यहाँ से इस तरह से आ जाएगी। द डिमांड कर्व फॉर द मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट इज डीएम, जो हमें यहाँ पर ये डिमांड कर्व ये नजर आ रहा है। ठीक है क्लास, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर और बात आती है। क्लास हमारे पास बस ये क्लास अभी बस एंड होने वाली है, 3 मिनट रह गए। आपकी अभी कुछ चीज़ें ड्यू चल रही हैं वो इंशाल्लाह आज या कल में वो चीज़ें आपको भेज दी जाएंगी। आपकी जो पिछले 2 लेक्चर्स है वो आपके पास अभी तक नहीं आए हैं, आज का लेक्चर भी ड्यू हो गया तो तीनों लेक्चर आपके पास एक साथ आ जाएंगे। और जो ये नोट्स मैं आपको बना के पहले वर्ड में दिया करता था उसका टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ ये वही ही मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करके आपको नोट्स की फॉर्म में बना के दे दिया करता था ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब आप जब ये लेक्चर्स देखते हैं तो आप इन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, और आपको पता है कि आपको ये मैं ई बुक प्रोवाइड कर चुका हूँ। आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया ना ई बुक, तो जब ये बुक आपको प्रोवाइड कर दी गई है शुरू में ही, तो आप इन लेक्चर्स को जब देखेंगे तो इनको खुद ही मार्क कर लीजिएगा और आप इनको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वही बातें हैं जो मुझे आपको वहाँ पर देनी थी या देता हूँ, उसका टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय आप इनको जब लेक्चर्स को सुनेंगे, तो अगर आप नहीं भी सुन रहे दोबारा से तो आप उनको फॉरवर्ड करते करते देख लीजिएगा कहाँ कहाँ मार्किंग हुई हुई है, अपने पास मार्किंग कर लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दोबारा से दे दूँगा। उमैर आपके पास बुक क्यों नहीं है? अब आप अपने किसी भी क्लास फेलो से बुक ले लीजिएगा। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है, एएफ वालों के पास बुक नहीं है। ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूँ और अब मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं इसको भी नोट कर लेता हूँ। राइट, आपने बता दिया। मोहम्मद उमैर, बहुत शुक्रिया आपको बताने का। तो मैं एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं लिख लूँ। जी क्लास मैंने लिखने नोट कर लिया। इंशाल्लाह मैं आपको आज जब ये चीज़ें बाकी चीज़ें फॉरवर्ड करूँगा तो आपको मैं ई बुक भी फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, उसमें फिर आप अच्छा, जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड किया करता था वो तो आप अपने क्लास फेलो से ले ही लीजिएगा। उमैर, मैंने आपको बताया ना कि मैं कोशिश करूँगा कि आज ही सेंड कर दूँ। और ये 3 लेक्चर आपके मिस हो रहे हैं ना अभी तक, वो 1 घंटा जो हमारा लाइफ की वजह से मिस हुआ था उसकी वजह से सेकंड लेक्चर भी नहीं किया, तो आज का लेक्चर भी यहाँ पे देना गया। तो बस ये इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा।
तो बस वो थोड़ी सी वजह कुछ ऐसी हो गई कि आपको पता है, मैंने आपको क्लास में भी शायद शुरू क्लास में मैंने बताया था कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ और डिपार्टमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट में भी मैं पढ़ाया मैंने और आपके पास भी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं कराची के और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होता हूँ, तो वहाँ पर क्योंकि आपके फ्रेंड्स से भी आपको पता होगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं, तो कुछ उनकी वजह से, मसरूफियत की वजह से आपका ये काम बीच में डिले हो गया। अदरवाइज़ मैं आपको भेज चुका होता, जैसे मैं आपको हमेशा ही अगले दिन या एक आध दिन में भेज दिया करता था, लेकिन इस दफ़ा डिले हो गया। वजह कुछ ऐसी हो गई, कुछ और भी रीजंस थे। बहरहाल, नॉट गोइंग इन मोर डिटेल्स, शॉर्टली ये कि आपको इंशाल्लाह चीज़ें भेज दी जाएंगी। आपका टाइम बस किसी बात में ख़त्म होने वाला है, तो हम ये देखते हैं, फिर आप दोबारा से, आपको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर हम इस को पढ़ेंगे। हम ये यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। द डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्टिक्स प्रोडक्ट इज डीएम इन फिगर 13.1। मोनोपोली प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एट द प्राइस पीएम। तो ये प्राइस ऑफ मोनोपोली की बात हो रही है, एंड मोनोपोली प्रॉफिट्स आर गिवन बाय पाई एम। तो ये पाई एम जो है ये प्रॉफिट को रेफर किया जाता है।